नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को गए आज करीब 5 दिन से ज्यादा हो गया। पूरा देश मर्माहत है उनके निधन से। उनकी जो उपलब्धियां थी, उनका जो व्यक्तित्व था, उन्होंने देश के हर वर्ग के लिए जो कुछ भी किया, आज हिंदुस्तान जहां खड़ा है उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मैंने आमंत्रित किया है डॉक्टर साहब के साथ संसद में बनारस का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा से। हम उनसे जानेंगे वो वही काल था 2004 से 9 तक का जो कि इस देश के लिए गोल्डन एरा माना जाता है, और उस गोल्डन एरा में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश को संवार रहे थे और बनारस को संवारने का जिम्मा अपने सरों पर, अपने कंधों पर उठाए थे डॉक्टर राजेश मिश्रा। हम सीधे लिए चलते हैं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, मुखातिब कराते हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में बनारस का प्रतिनिधित्व किया 5 सालों तक। आपकी नज़र में डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले मैं आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक मनुष्य में जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी में थे। उनके देहांत के बाद जब मैं सारे नेताओं के बयान को सुन रहा था, जो लोग 2009 से 2014 तक उनकी सबसे ज़्यादा आलोचना करते रहे, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व की तारीफ की जी। और यहाँ तक कि लोगों ने भारत रत्न देने तक की बात उन लोगों ने कही। हाँ। जो लोग मनमोहन सिंह जी पे और उनकी सरकार पे हर तरह के आरोप लगाया करते थे। ये राजनीति का एक पहलू है कि जिसकी आप आलोचना करते हैं, बाद में उसकी तारीफ भी करनी पड़ती है। मनमोहन सिंह जी में ये गुण नेताओं में होता है, मनमोहन सिंह जी में ये गुण नहीं था। वो एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। एक पूरी दुनिया ये मानती है कि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, अर्थ के ज्ञाता थे, एक अच्छे प्रशासक भी थे, एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, सदैव नम्र रहते थे, कभी किसी से तेज आवाज़ में बात नहीं करते थे। और आपको याद होगा कि जब उन पे तरह तरह के आरोप उनकी सरकार पे लगने लगे और लोगों ने कहा कि ये मौनी बाबा हैं, यहाँ तक कहा ये बोलते नहीं हैं, यहाँ तक कहा, तो उन्होंने कहा कि भविष्य में मेरे मौन ही मेरे हर सवालों का जवाब दे जाएंगे। ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था और आज दिखाई भी पड़ रहा है कि उनका मौन ही उनके हर सवालों का जवाब दे गया। तो कितने बड़े दूरदर्शी थे, इस बात का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है। वो आर्थिक सलाहकार भी रहे पहले सरकार के, फिर वित्त सचिव भी थे, वित्त मंत्री भी थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, फिर देश के प्रधानमंत्री। बीच में एक टेन्योर उनका आरबीआई के गवर्नर भी थे, गवर्नर भी थे और यूजीसी के चेयरमैन भी थे। लेकिन फाइनेंस के सेक्टर में उनका कार्यकाल ज़्यादा था। यदि हम यूजीसी वाले समय को छोड़ दें तो बाकी उनका सारा समय फाइनेंस के ही सेक्टर में, वित्त के सेक्टर में भी था। और हम ये कह सकते हैं कि एक उन्होंने जो नींव रखने की शुरुआत की थी, आरबीआई के गवर्नर के पहले जब वो स्पेशल सेक्रेटरी थे फाइनेंस के, उसके बाद
वित्त सलाहकार हुए, आरबीआई गवर्नर हुए, वित्त मंत्री हुए, तो जो उन्होंने एक नींव रखने की शुरुआत की थी 10-15 सालों में, जब वो वित्त मंत्री के बाद आगे बढ़े, वित्त मंत्री तक उन सारे आधारों को उन्होंने पुख्ता कर दिया था और प्रधानमंत्री होने के बाद सबको साकार स्वरूप प्रदान कर दिया। उनसे किसी बात को कहा जाए बार बार, आप यदि 25 बार किसी बात को कहेंगे तो वो एक बार छोटा सा उत्तर देते थे, इससे ज़्यादा नहीं बोलते थे। मुझे याद आता है, संयोग ये था कि चूँकि मैं बनारस का सांसद था, यूपी से 9 सांसद जीत के गए थे, उसमें मैं था, तो मुझे पार्लियामेंट में हर 1 दिन 2 दिन में पार्टी खुद ही बुलवाती थी, मैं किसी न किसी इशू पे बोलता था जी। तो मनमोहन सिंह जी हमको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करने लगे थे 6 महीने साल भर के बाद, और किसी इशू पे जब मैं उनसे बात करता था तो वो उसका प्रॉपर रिस्पांस देते थे और कोशिश करते थे ये हो जाएगा जी। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, एयरपोर्ट जब मैं सांसद हुआ था तो 4 या 5 कमरे का एयरपोर्ट छोटा सा था, दिन भर में हमें लगता है 2-4-5 जहाजें आती जाती थी। जब मैं सांसद हुआ तो मेरे दिमाग में था कि बनारस की एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा साधन होंगे, मूल ढांचा मजबूत होगा तो बनारस तरक्की करेगा। तो मैं इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाना चाहता था। तो मैंने जब इसकी पहल शुरू की तो उस समय प्रफुल्ल पटेल जी उड्डयन मंत्री थे, उन्होंने उनको फ़ोन करवाया कि राजेश जी का लोकसभा की समस्या है, इसे आप देखिए। तो बात होने लगी, फिर उन्होंने टेक्निकल टीम भेजी यहाँ, टेक्निकल टीम आई, टेक्निकल टीम ने जांच करके भेजा कि बनारस की रनवे की लंबाई और चौड़ाई कम है, इसलिए यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जहाज नहीं उतर सकती न जा सकती है, इसलिए अभी ये संभव नहीं है। तो जब हमें जानकारी मिली, प्रफुल्ल पटेल जी ने बताया कि राजेश भाई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हमने मनमोहन सिंह जी से कहा, चर्चा किया, उन्होंने कहा कि वो तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लोग, तो वो चाहते तो वो सीधा आर्डर दे सकते थे कि आप रनवे की लंबाई चौड़ाई बढ़ाइए, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाइए, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि वो दूसरे काम में हस्तक्षेप उतना ही करते थे जितना जेन्युइन हो। जी। तो उन्होंने हमसे पूछा कि राजेश जी ये बताइए कि आपके यहाँ कोई जहाज इंटरनेशनल जहाज जाती है? हम कहा सर एक जहाज जाती है दिल्ली से बनारस, बनारस से काठमांडू। मुझे याद था कि काठमांडू तो फ्लाइट जाती है क्योंकि मैं जा चुका था काठमांडू। तो उन्होंने हमसे कहा कि जब एक काठमांडू दिल्ली से काठमांडू जा सकती है वाया बनारस, तो दूसरी जहाज क्यों नहीं जा सकती? तो हमें भी थोड़ा सा आशा लगी कि संभव है। फिर उन्होंने प्रफुल्ल पटेल से कहा कि भाई राजेश जी के यहाँ से काठमांडू जहाज जाती है तो क्या दिक्कत है, वो भी तो हिंदुस्तान में तो है नहीं, वो भी तो दूसरा देश है। फिर उन्होंने 15-20 हज़ार करोड़ रुपए एयरपोर्ट को दिलाया और एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि वो काम करने का रास्ता निकालते थे जी। ये नहीं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कह दिया वो हो गया। दूसरा वाक्य मुझे याद आता है, मैं BHU के हॉस्पिटल को अपग्रेड करके मेरे दिमाग में ये था कि इसे एम्स का दर्जा दिया जाए। तो मैं हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ और PM के यहाँ लगा रहा, तो लास्ट रिजल्ट ये आया कि एक स्टेट में एक ही एम्स खुल सकता है, 2 नहीं खुल सकता। चूँकि लखनऊ में है, तो हमने कहा कि सर वो ठीक है, लखनऊ राजधानी है, वहाँ है, लेकिन बनारस एक ऐसी जगह है कि पूरा पूर्वांचल, पूरा मध्य प्रदेश, आधा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सबका बॉर्डर बनारस है और हर जगह के पेशेंट बनारस आते हैं। सब BHU जाते हैं जी, वहाँ सुविधाएं बढ़ा दी जाए तो 4-5 स्टेट के आधे प्रदेश के 4-5 प्रदेशों का फायदा हो जाएगा।
तो उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह से बात कराई। फिर लास्ट में ये रिजल्ट निकला कि पैसा दे दिया जाए, 10,000 करोड़ रुपया दिया उन्होंने एम्स को, इसको BHU हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए जी। और उसी में ट्रामा सेंटर का निर्माण हुआ। उसी में इतना बड़ा ट्रामा सेंटर बना। आज हमें लगता है कि पूरे ये 4-5-6 स्टेट हमने बताया, सबके एक्सीडेंटल केस ट्रामा सेंटर में जाते हैं। तो बड़ा काम था, बड़ा काम उन्होंने किया। इसको भी चाहते तो वो अपना एक कोई कैबिनेट से पास करा देते कि एम्स बना दिया जाए। लेकिन उन्होंने उसका दूसरा रास्ता निकाला। इसी तरह बनारस में मैं चाहता था कि यहाँ के बुनकरों के बिजली का बिल माफ करा दिया जाए जी। इसके लिए मैंने काफ़ी आंदोलन चलाया। मनमोहन सिंह जी स्टेट में सरकार समाजवादी पार्टी की थी, बीच में कुछ दिन समाजवादी पार्टी की जाती थी। समाजवादी पार्टी शायद थोड़े दिन बसपा की भी थी, समाजवादी पार्टी थी। तो मैंने बहुत कोशिश किया, मनमोहन सिंह जी एग्री हो गए। उन्होंने उस समय वस्त्र मंत्री थे भारत सरकार में, संभवतः राजस्व मिनिस्टर थे जयराम रमेश जी। उन्होंने उनको लगाया कि आप जाइए बनारस देखिए। वो आए, देखे, देख के गए। फिर मनमोहन सिंह जी ने एक लेटर यूपी के सरकार को ड्राफ्ट करवाया कि आप बनारस के बुनकरों के जितने बिजली का बकाया है उसका एक आप पूरा डिटेल तैयार कराइए। वो पैसा मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं सीधे माफ़ नहीं कर सकता, स्टेट सेक्टर का मामला है। पैसा मैं दे दूंगा, आप माफ़ कर दीजिएगा। उन्होंने हमें लगता है कि 1 लेटर पहले भेजा, फिर 1 साल के अंदर 3 रिमाइंडर भेजा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कोई जब रिप्लाई नहीं दिया। वो यदि स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो कर लेते, बुला के चीफ मिनिस्टर से बात कर लेते कि भाई आपको क्या दिक्कत है, पैसा मैं दे रहा हूँ। बहुत होता चीफ मिनिस्टर कहते कि यूपी के अंदर जितने इस तरह के बुनकर हैं, बुनकर डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, सब जगह का माफ़ करिए। वो उस पर भी तैयार थे, जी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि बनारस के बुनकरों का बिजली का बकाया माफ। और मनमोहन सिंह जी के लाख प्रयास के बावजूद भी मैं चाहता था कि हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। और बाकी जो भी काम मनमोहन सिंह जी से हमने कहा उन्होंने सब किया। बनारस आए, बनारस BHU के उसमें दीक्षांत समारोह में आए। एक दिन नाइट को उन्होंने स्टे किया दिल्ली गेस्ट हाउस में। हमने उनसे कहा था कि चलिए गंगा आरती देखिए। शाम को गंगा आरती देखने आए थे। बहुत ही निहायत सज्जन आदमी थे और वो दूर की सोचते थे। जी। आज के समय में जो राजनीति में जो कुटिलता है, जो बुराइयां हैं नेताओं में, वो उनके में रंच मात्र नहीं थी। आपको याद होगा कि वो एक नोट था कैबिनेट का, उस कैबिनेट के नोट को राहुल गांधी जी ने पत्रकारों के सामने फाड़ दिया था। हाँ। याद? हाँ। शायद कोई दूसरा प्रधानमंत्री रहता तो वो न बर्दाश्त करता। बिल्कुल। कैबिनेट का कोई डिसीजन है, कैबिनेट का कोई नोट है, और आप एक सिंपल MP हो। राहुल गांधी इससे ज्यादा तो थे नहीं, सिंपल MP थे। 2004 और 2009 के बीच की बात है, मुझे लगता है 2007 या 2008 रहा होगा। मेरे साथी पहली बार वो MP हुए थे और उन्होंने कैबिनेट के नोट को फाड़ दिया सारे पत्रकारों के सामने। शायद दूसरा कोई प्रधानमंत्री रहता तो वो बाकी न रखता जी। और मनमोहन सिंह जी को इसकी बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, लेकिन वो इतने शिष्ट थे, उनका व्यक्तित्व ऐसा था, इसके बावजूद भी उन्होंने इसे अवॉइड किया, बर्दाश्त किया। शायद राहुल गांधी उस जगह पर रहते तो वो बर्दाश्त न कर पाते जी। जो मनमोहन सिंह जी ने किया। तो मनमोहन सिंह जी की तुलना आज के राजनेताओं से, आज के नेताओं से हमें लगता करना ही अपने आप में सोच ही नहीं कोई सकता कि तुलना भी किसी की जा सकती है। आज के नेताओं में छल है, कपट है, झूठ बोलना, धोखा देना,
ये नेताओं के जो चुनाव जीतने के लिए जो विशिष्ट गुण चाहिए वो जी। ये हो गया है। जी और मनमोहन सिंह जी इन चीज़ों से कोसों दूर थे। सिंपल लाइफ थी उनकी। उनके देहांत के बाद मैंने उनके बेटियों का बयान पढ़ा कि हम लोगों को पिताजी यदि उसी रूट से उन्हें जाना हो जहां हमें उतरना है, उसके बावजूद भी कभी अपने गाड़ी पे अपने साथ नहीं ले गए। मतलब प्रधानमंत्री की गाड़ी पे उनके बच्चे, उनकी पत्नी नहीं बैठ पाए कभी 5 से 10 साल। तो ये कितनी बड़ी बात है। और आज तो कुछ भी संभव है। मतलब और जो भी प्रधानमंत्री हुए उसमें कुछ भी संभव है। जी जी तो मनमोहन सिंह जी की बात ही अलग थी। और यही कारण है कि जितने लोग उनकी आलोचना किए होंगे वही लोग आज के समय में सबसे ज्यादा उनकी तारीफ की है। शायद उनका प्रायश्चित हो। प्रायश्चित ही होगा, क्योंकि समय माफ नहीं करेगा यदि आप गलत बोलेंगे, और वो भी उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। जी जी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मैं सांसद था, हमारे ऐसे ऐसे 525 लोग सांसद थे। जी कोई हमारी उनकी कोई दोस्ती थी नहीं या कोई घर का संबंध था, लेकिन जो उन्होंने पार्लियामेंट में काम किया वो अपने आप में बेमिसाल था। और हमें नहीं लगता कि सारे प्रधानमंत्री अच्छे रहे, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, सबने अच्छे काम किए, लेकिन उनका आलोचक भी उनकी बुराई आज की तारीख में नहीं कर सकता। जबकि सबसे बड़ी विशेषता आप ये देखिए, मनमोहन सिंह जी अकेले प्रधानमंत्री थे जो लगातार राज्यसभा में रहे, लोकसभा में नहीं रह करते। जी इसका मतलब कि उनका पब्लिक टच नहीं था। हाँ यदि पब्लिक टच होता तो वो लोकसभा में भी होते। बिल्कुल। लोकसभा का एक इलेक्शन उन्होंने सिर्फ लड़ा था नई दिल्ली से, वो भी हार गए थे। वो भी जीते नहीं थे। तो पब्लिक टच नहीं था, पब्लिक मैन नहीं थे। बिना पब्लिक मैन होते हुए भी वो पब्लिक की भावनाओं को कितना समझते थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज। ठीक बात कर रहे हैं आप। और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पब्लिक से जुड़ाव न होने के बावजूद, सीधा जुड़ाव न होने के बावजूद, पब्लिक चाहे वो जिस वर्ग की पब्लिक हो, हाँ नहीं, उनसे नीचे से लेकर के ऊपर तक कहीं भी सब, न उनके लिए कोई जात का मतलब था, जी। न नीचा न ऊपर, वो सबको किसी भी तरह इक्वलिटी पे इक्वल बनाना चाहते थे। और हमें लगता है कि एक अच्छा संयोग ये था कि उनको फाइनेंस के सेक्टर में काम करने का अवसर पर्याप्त मिला। प्रधानमंत्री भले 10 साल रहे, जी लेकिन फाइनेंस की जो नींव थी हिंदुस्तान की, उसे उन्होंने ही पहले उसका आधारभूत ढांचा तैयार किया। जी जी और उसी पे हिंदुस्तान खड़ा हो गया। आज हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी शक्ति हो जाए या चौथी या पांचवी या 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हाँ, हो जाए हाँ। या 4 ट्रिलियन हो जाए, लेकिन जब पूरे दुनिया के सारे बड़े देश जब अपने देश दुनिया की अर्थव्यवस्था से परेशान थे, उस समय हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम यदि किसी ने किया तो मनमोहन सिंह ने किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा कोई एक प्रसंग जो आपसे जुड़ा हो, आपसे उनसे जुड़ा हो, जिसको कि आप कभी भूल ना पाए? एक बीएचयू के वाइस चांसलर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ हाँ समझ गया। वाइस चांसलर थे, और वो उस समय के एचआरडी मिनिस्टर के बहुत खास हुआ करते थे। ट्रामा सेंटर की ही बात थी। जी जब कैबिनेट से पास हुआ कि 10,000 करोड़ रुपए बीएचयू को दिया जा रहा है, तो उसके अपग्रेडेशन के लिए, अपग्रेडेशन का डिसीजन कैबिनेट से था और ट्रामा सेंटर बनवाने का डिसीजन यूनिवर्सिटी का था, या हेल्थ मिनिस्ट्री का रहा होगा। तो मेरे पास दिल्ली से फोन आया पीएमओ से कि सर आपको बधाई, आपके यहाँ 10,000 करोड़ रुपए सेंक्शन हो गए
BHU हॉस्पिटल के लिए। मैं इतना खुश हुआ कि मतलब मुझे ये था कि बहुत बड़ा काम जो मैंने सोचा था करा दिया। तो मैंने वहीं से, मैं था भदोही में किसी शादी में, वहीं से मैंने फ़ोन किया वाइस चांसलर को कि आपको बधाई, ये हो गया। तो हमने पूछा आप कहाँ हैं, तो कहा कि मैं दिल्ली जा रहा था एयरपोर्ट। मैंने उनको बधाई दिया, बता दिया, वो चले आए अपने आवास पे, और दिल्ली का प्रोग्राम कैंसिल करके सवेरे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ऐसा ऐसा BHU को पास हो गया। तो मुझे नाराज़गी इस बात की हुई, कष्ट इस बात का हुआ कि मैं राजनीति करता हूँ, मैंने इतनी मेहनत करके इसे कराया जी। कि यदि मैं अपनी जबान से इसको बताता तो ये ज़्यादा उचित होता। मैं राजनीति करता हूँ, एक हमारे लिए पॉलिटिकल गेन है ये। नेता बिना कुछ कराए डेली विज्ञापन दे के अपना प्रचार करते हैं, और मैं जिसके लिए 1 साल 1.5 साल से लगा हूँ, यदि मैंने उसे अचीव किया है तो मुझे बताने का हक तो है। मुझे थोड़ा सा नाराज़गी हुई। खैर, कैबिनेट का नोट हमने 2 दिन बाद मंगा लिया दिल्ली से, फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो मैंने मनमोहन सिंह जी से कहा था कि उनका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है राजेश जी। फिर हमने एक जगह और भी बात किया। फिर जब उनको BHU दीक्षांत समारोह में आना था, तो मुझे मालूम हुआ कि LD गेस्ट हाउस में रुकेंगे। खैर, वाइस चांसलर वो था, यूनिवर्सिटी का सबसे वो कैंपस था। तो मैं एयरपोर्ट, मुझे कहा गया था कि आप एयरपोर्ट आ जाइएगा। मैं एयरपोर्ट गया, तो जब उनकी जहाज एयरपोर्ट पे उतरी तो हेलीकॉप्टर से उनको BHU जाना था। तो उस हेलीकॉप्टर पर मुझे भी कहा गया बैठने के लिए, मैं बैठ गया। फिर जब IT का मैदान यूनिवर्सिटी में है, वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड किया, मैं प्रधानमंत्री जी के साथ उतरा। LD गेस्ट हाउस में वो रहे, रुके। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैं चाहूँगा कि जो पार्टी के लोग हैं या जो हम लोगों से जुड़े लोग हैं वो आपसे मिलें। तो उन्होंने कहा राजेश जी, आप जब बाहर बैठेंगे, जो आपकी लिस्ट आएगी मैं उन्हीं से मिलूँगा, और जिसका नाम लिस्ट में नहीं रहेगा उससे मैं नहीं मिलूँगा। तो सारे लोग मिले, लेकिन VC नहीं मिल पाया। उनसे उनकी मुलाकात वहीं हुई। और जब 6 महीने बाद हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई, तो हमने किसी काम से गए थे, तो उनका पहला सवाल मुझसे यही था कि मिश्रा जी, आपके वाइस चांसलर का एक्सटेंशन तो नहीं हुआ ना? मैंने कहा नहीं। इस तरह के लोग थे। और हमने उनसे बताया भी कि सर देखिए, मेहनत किया हमने, ग्राउंड तैयार किया, BHU को आपका हॉस्पिटल अपग्रेड हो गया, और मैं राजनीति करता हूं, तो मुझे ये कहने का पब्लिक में अपने लोगों को, बनारस के लोगों को बताने का हक तो है ना कि मैंने इसे कराया। जी जी। और यदि उस हक को भी छीना जाए तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? ऐसा ही कर रहा है। तो इस स्वभाव के व्यक्ति थे वो, मतलब चीज़ों को समझते थे। हाँ। चीज़ों को समझते थे और काम करते थे। मुझे अपार कष्ट हुआ जब राहुल गांधी ने उस कैबिनेट के नोट को फाड़ के उन्हें जलील किया था। आज जब सरकार कह रही है कि मनमोहन सिंह का अपमान कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा किया है, तो मेरे दिमाग में तुरंत वो कैबिनेट नोट जो फाड़ा गया वो ध्यान में आता है कि 1947 से लेकर और आज तक किसी सांसद की हिम्मत नहीं है कि वो कैबिनेट के नोट को फाड़ दे पत्रकारों के सामने। उस काम को अकेले राहुल गांधी ने किया है। और उस समय जरूर मैं कांग्रेस में था, लेकिन उस समय भी मुझे खराब लगा था। और आज तो लगता है कि ये बचकानी हरकत, या हम कहें कि अनमेच्योरिटी। आप 20 साल से सांसद हैं, 2004 में हुए थे, ये 2024 है, आप 20 साल से सांसद हैं। यदि आपके अंदर इतने सालों में इतनी मेच्योरिटी नहीं आई है, तो आप चाहें कि आप जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी पसंद। चलिए सर, आपने बहुत डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी आपके जो रिश्ते थे उनका भी खुलासा किया।
बनारस को डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या क्या दे गए, आज इसकी चर्चा बनारस में कहीं नहीं है। एक भी न कोई समाचारों में इस तरह की बातें आई और न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी आई। इसीलिए मैंने सोचा था कि आपसे मिलूंगा तो वो चीज़ें जो बनारस को लेकर के आपके दिमाग में थी, बनारस को लेकर के आपके थ्रू डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिमाग में थी, वो चीज़ें भी जनता के सामने जाएंगी और उनका आपने खुलासा किया। बहुत बहुत आपने हमको और हमारे दर्शकों को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।